अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि सिंध ने भी 30 खरब से ज़्यादा का बजट पेश कर दिया है और वफाकी और पंजाब के बजट के ऊपर क्या गुफ्तगू हो रही है, साथ ही साथ सियासी महाज पर क्या चल रहा है। मौलाना फजल रहमान के साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मुलाकात और महमूद अचकज़ई साहब को जो मिशन सौंपा गया वो उसमें किस हद तक कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इन सारे इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब खालिद फरूकी साहब, जनाब सईद चोई साहब और जनाब मुबशर बुखारी साहब। तीनों बहुत सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार हैं। जनाब खालिद फरूकी साहब, पहले बात कर लेते हैं बजट की। सर, बजट कल पंजाब का आया, उससे पहले वफाक का आया, आज सिंध का आया और जो नाकदीन हैं वो तो चलो जो बातें कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन जो स्टॉक चेंज है वो हर बजट के आने के बाद अपनी ही हद क्रॉस कर रही है और नए से नए रिकॉर्ड बना रही है। तो ये इसका मतलब बजट बड़े अच्छे आ रहे हैं। मैंने समझा कि शायद आप ये कहने लगे कि नाकदीन तो कह रहे हैं, अपने भी कह रहे हैं अपने ये कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है। हाँ, अवाम ये कह रहे हैं बजट बहुत अच्छा है और अमूमी राय और मेरी अपनी राय भी ये है कि मौजूदा हालात में इससे बेहतर बजट पेश करना शायद मुमकिन था ही नहीं। ओके, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बजट जो एक पूरे साल का एक मिज़ानिया है जिसमें आपने क्या आपकी जेब में है क्या नहीं है, एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे आप ये इस ख़तरे में थे 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले कि आप कहीं खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ न चले जाएं, वहाँ पे कामयाबी के साथ किसी हुकूमत का बजट पेश करना इस बात की अलामत होती है कि ये हुकूमत चलेगी, कंपनी चलेगी। सो कंपनी जो है वो चलने के मूड में है। तो ये बजट जो है ना, देखिए इसमें बुनियादी चीज़ें जो है उसमें टारगेट किया गया है कि महंगाई कम करनी है। टारगेट उसमें किया गया है कि जो इस वक्त मुश्किल तरीन हालात हैं उनसे किस तरह बाहर निकलना है। फोकस किया गया है अवाम को कि उनको रिलीफ कहाँ कहाँ पे हमने देना है। फोकस किया गया है अशराफिया, टारगेट किया गया है अशराफिया को कि उनसे हमने किस किस तरह से टैक्स जो है वसूल करने हैं। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो पिछले कई दिनों से जो भी स्पीच करते थे उसमें ये बात ज़रूर कहते थे कि अशराफिया को टैक्स देना होगा ताकि पब्लिक पे खर्च हो। अच्छा, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर IMF और पाकिस्तान की हुकूमत सेम पेज पर है। आपको ये याद होना चाहिए कि जो IMF की सरबराह थी उन्होंने भी पाकिस्तान में यही बात कही कि हम तो ये चाहते हैं कि आप सब्सिडी दें लेकिन टारगेटेड सब्सिडी दें। बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात यह कि आप अमीरों से कितना टैक्स ले सकते हैं। तीसरी बात यह कि आपका टैक्स नेट वसी क्यों नहीं होता। अब ये सारी चीज़ें जो है विफाकी बजट से अगर शुरू करें तो विफाकी बजट में टैक्स नेट को वसी करने की बात की गई है। टैक्स टू GDP जिसे हम कहते हैं उसकी बात की गई कि ये देखिए हमारा तो साउथ एशिया में सबसे कम है, हम 6-7 पॉइंट पे हैं, बाकी सारे कंट्रीज जो हैं वो 13-14 पॉइंट पे, कुछ मुल्क इससे भी आगे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा जो शेयर है इकोनॉमी में वो नहीं होता। इकोनॉमी में शेयर के लिए अगर आप टैक्स का रेट बढ़ाते जाएंगे और टैक्स नेट को महदूद रखेंगे तो फिर आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। अब ये किया गया है कि टैक्स नेट जो है उसको वसी किया गया है। जहाँ पे सब्सिडीज़ थी वो सब्सिडीज़ ख़त्म की गई हैं। ये तकरीबन 3000 खरब की सब्सिडीज़ जो थी वो है। अभी भी बहुत सारे सेक्टर ऐसे 3000 अरब की, शायद 3000 अरब की, सॉरी। अभी भी सब्सिडीज़ बहुत सी वो है जो इस वक्त दी जा रही हैं। मिसाल के तौर पे ज़राअत में दी जा रही है, लेकिन रिटेलर्स को जो था टैक्स नेट में लाना बड़ा ज़रूरी था, अब वो ले आए हैं। नॉन फाइलर जो है यानी वो तबका जो कि मरात याफ्ता है, वो सारा कुछ कमाता है करता है, लेकिन उसकी जायदादें भी हैं पर वो जाते ही नहीं, बताते ही नहीं कि मेरे पास है क्या कुछ। तो ये चीज़ें हुई हैं। तालीम और सेहत के लिए सूबे में देखें बजट जो है ये बढ़ाया गया है, खासा बजट बढ़ाया गया है। और जो एक बड़ा हेल्थ का इशू होता है उस हेल्थ के इशू को एड्रेस किया गया है। मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ कि जब विफाकी बजट आया तो उसकी रोशनी में, क्योंकि सूबाई बजट बनने थे, तो सूबाई बजट भी जो बना है विफाकी बजट की तरह सूबाई बजट भी जो हमने, अच्छा सैलरीज में इजाफा, जितनी हमारे ये इन्फ्लेशन हुई थी मेरे ख्याल के मुताबिक, एक अभी तो खैर अगर हम ये कहें कि भी हम कोई उस मेयार को टच कर रहे हैं वो तो कतई तौर पे नहीं, क्योंकि हमने देखना ये है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी हुई है इस सैलरी को इंक्रीज करने के बावजूद, तो वो कम है। एक तो तनख्वाहदार तबके की पर कैपिटा इनकम भी कम है और एक आम जो है शहरी जो है उसकी भी कम है। लेकिन ये जो पर कैपिटा इनकम या ये जो सैलरीज में इजाफा किया गया था ये था उस वक्त जब हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो थी ये कोई 28% पे थी। अब ये खुशकिस्मती ये हुई है इस साल जो ज़राअत की पैदावार हुई उसके नतीजे में
हमारे यहाँ जो फूड इन्फ्लेशन कम हुई, जो आम तौर पे गरीब आदमी को ज़्यादा मुतासर करती है, उसकी वजह से जब वो कम हुई तो सैलरीज का जो पैकेज बन चुका था या अंडर डिस्कशन था, उसको नहीं दोबारा उसको छेड़ा नहीं किया। सो सैलरीज जो है, जो अब थोड़ा सा बेहतर क्लास के जो लोग हैं यानी ऑफिसर्स जो हैं, उनकी सैलरीज बढ़ी। उसके बाद फिर तो उनकी तरफ से बहुत जो है वो तनकीद आ रही है और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। जो सैलरी तो है बड़ी से बड़ी, लेकिन जो टैक्स की रेशो है उस पर बहुत बात हो रही है। नहीं, देखिए कुछ चीज़ें क्या होती हैं, कुछ चीज़ें गौर साहब ये है कि कुछ चीज़ें आपकी पसंदीदा नहीं होती। मैं नापसंदीदा का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें आपके लिए पसंदीदा नहीं होती। वो पसंदीदा ये नहीं होती कि अगर आप बिल्कुल फ्री माइंड के साथ, फ्री इकॉनमी के साथ, आप अपने पास आपका बजट पूरा है, आप किसी से कोई फंड नहीं ले रहे, आप किसी से कर्जा नहीं ले रहे, शराइत नहीं मान रहे, मुतालबात नहीं, किसी से डिस्कशन नहीं, ये तो आपका बजट जो है, ये बजट स्पेशली जो आया है, ये तो आप यूँ समझ लें कि IMF सर पे बैठा है कि जनाब मेरी ये शर्तें मानो। आलमी इदारे बाकी ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, मुल्क को भी चलाना है। इस मुल्क को चलाते हुए अगर आप इस वक्त ये जो स्लैब मुख्तलिफ रखे गए हैं, जो टैक्स के जो रखे गए हैं, ये अगरचे ये देखा जाए कि हमारे यहाँ इससे पहले ये था कि हमारे यहाँ कम होते थे, अब ये रखे गए हैं, तो इसकी जाहिर है कि हमें इस वक्त हमें ये इसकी हिद्दत जो है ये महसूस होनी है। पर मेरा अपना ये ख्याल है कि जब हुकूमत ये टारगेट कर लेना जी कि हमने कुछ ना कुछ रिलीफ देते रहना है, मिसाल के तौर पे अगर कल, जैसा कि मैंने आज हमने देखा भी, उम्मीद भी ये है कि कल वो पेट्रोल की कीमतें कम कर सकती है हुकूमत। जी जी, तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं ना रिलीफ के। तो आई थिंक सो कि ये बजट में जो तनकीद का जो पहलू था ना, ये अगर ज्यादा होता, मैं आपको बताऊं, और अगर ये बजट मुश्किल होता, तो आपको बताऊं कि ये स्टॉक मार्केट किसी भी मुल्क का जो है ना बुनियादी एक जी जी एक तराजू है, पैमाना हाँ, है, हाँ। उसने बता देना था कि जनाब हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं। अगर तो उनका एतमाद बहाल हो गया, तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट देखें ना, कल का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, आज फिर स्टॉक मार्केट आज फिर कल वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी जी। तो इट मीन्स कि ये बजट जो है मजमूई तौर पर अच्छा है, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, महंगाई कम करने के हवाले से, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है इसमें भी कि पूरे साल में अगर आप महंगाई को कंट्रोल रखते हैं तो फिर इसका मतलब है अच्छा है, काफी अच्छा होना चाहिए। शेख सर ये फरमाइएगा कि वफाक ने 25% तक तनख्वाहों में इजाफा किया था, ये सिंध ने 30% तक तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हुकूमतें हैं वफाक के अंदर, मुस्लिम लीग नून की और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की, इनको आम आदमी और ख़ास तौर पे जो मुलाजिम तबका है उनका, यानी हमारा बहुत ज़्यादा एहसास है, जो तनख्वाहदार तबका है, तो वो उसको बराह रास्त उन्होंने रिलीफ देने की कोशिश की है, ऐसी बात है। ये देखें, पहले आम तौर पे ये होता है जब वफाक बजट पेश कर लेता है, उसके बाद सूबे फिर ज़ाहिर है फिर जो बजट वफाकी बजट होता है उसके हिसाब से तनासब से पैसों का हिसाब होना है कि वहाँ से कितने % हमें मिलेंगे, कितने खरब हमने खुद जनरेट करने हैं, कितने खरब वफाक से आने हैं, उसके बाद बजट बनाया जाता है। ये हमेशा ये होता रहा है कि वफाक जो तनख्वाहें बढ़ाता था वो सूबे भी वही बढ़ाया करते थे। ये पहली मरतबा जो मुझे याद है, जब नवाज शरीफ का दौर था तो असाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे, उन्होंने जो 15% या जितने % है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 10-15% के करीब था, वो बढ़ाई थी। तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी PTI की, उन्होंने भी उससे ज़्यादा बढ़ाई थी और सिंध ने भी उससे ज़्यादा बढ़ाई थी। अब ये यानी तनख्वाहें आपने देखा होगा, जो खबरें चलती हैं तो सबसे पहले लोग ये पूछते हैं तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ है, जी जी बिल्कुल, पेंशन में कितना इजाफा हुआ है। इससे ये जैसे इन्होंने कहा ना कि ये अब स्टॉक एक्सचेंज एक पैमाना है, वो 70,000 पॉइंट तक पहुंच गई है। इसी तरह जो बजट में कि कितना रिलीफ आवाम को दिया जा रहा है, उसमें तनख्वाहें और पेंशन जो है उससे पता चलता है कि हुकूमत क्या सोच रही है रिलीफ देने के लिए। और जो ये बजट आए हैं ये, और खैबर पख्तूनख्वा वालों ने तो बजट पहले ही पेश कर दिया, वो तो 10% उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं। यानी ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाले जो उन्होंने तो जो उस वक्त नई मिसाल कायम की है ना कि उन्होंने वफाक से पहले भेज दिया। सिंध वाले हैं ना, सिंध में जो बजट बढ़ा है ना, तनख्वाहें जो बढ़ी हैं, तनख्वाहें वफाकी बजट के मुताबिक बढ़ी हैं। हाँ। उन्होंने सिर्फ ग्रेड 1 से 6 तक की जो सैलरीज हैं वो 30% इंक्रीज की, और 6 के बाद फिर उन्होंने वही जो वो 22% मेरे ख्याल उन्होंने 2% ज्यादा 2% ज्यादा रखे। पंजाब में 20% बढ़ी है, 1 से 16 तक 25%, बाकी 20% बढ़ी है 16 के ऊपर जो है। इसी तरह वफाक में भी उन्होंने 10% कर दिया। यानी वो जो 2013 में 14 में जो बजट आया उसमें जो उनको था कि जनाब हमने तनख्वाहें बढ़ा के शो करना है कि बहुत रिलीफ दे रहे हैं,
अब वो पीछे रह गए। और दूसरा जो बजट है इसमें जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है कि जो इन्होंने वादे किए थे ना अवाम की फलाह के लिए, पंजाब हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने, उन तमाम मनसूबों के लिए उन्होंने पैसे रखे हैं। पंजाब में इवन ये कि जो बंद हो गया हुआ था ये बच्चों का लैपटॉप वाला, सीएम लैपटॉप वाला, किसान कार्ड, और फिर जजेस के लिए उन्होंने वो जो किसानों के लिए तो बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छा पैकेज है, यानी 30,000 पर हेड पर एकड़ तक आप ले सकते हैं। अब जो वफाकी बजट है उसके हवाले से जो मूडीज की रिपोर्ट जिसमें हम बड़ा इंतजार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, वो जो आई है मेरे ख्याल आज ही आई है, तो मैं देख रहा था, पढ़ रहा था उसको, तो वो ये कह रहे हैं जनाब ये बजट जो है वो उसको वो मिसाली बजट एक तरह से इन हालात में, मूडीज की रिपोर्ट है सर कि मिसाली बजट। एक चीज़ उन्होंने जो की है, उन्होंने कहा जनाब ये 3.6 जो शरह नमू रखी है ना, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये शायद वो कहते हैं कि उनको IMF की कोई शर्त होगी या IMF को खुश करने के लिए ये इन्होंने ये शरह नमू रखी है। उनका ख्याल है कि शायद यहाँ तक, हालांकि इससे पहले 4, 5, 6 तक हम जाते रहे हैं माजी में, वो तो एक बीच में ऐसा एक वो एक दौर आया के अंदर फिर जो है हमारी जितनी भी मईशत की जो गाड़ी पटरी पर जारी थी तेजी के साथ, वो फिर वहां से पूरे तरीके से डिस्टर्ब हुई है कि दोबारा उसको उस पटरी पे लाना मुबशर बुखारी साहब काफी मुश्किल एक टास्क है। लेकिन जो मौजूदा सेटअप है और मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा इस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मेहनत कर रहे हैं, तो मौजूदा हालात में इस बजट को आपके सामने ये दो हजरात जो हैं, मुझे वैसे और लोगों ने भी ये बात की है कि बेहतरीन बजट है, इससे बेहतर बजट आ नहीं सकता था। अगर वो कहता है कि आ सकता था तो उसे चाहिए कि वो बनाकर दिखा दे कि इससे बेहतर प्रैक्टिकली कितना मुमकिन हो सकता है बजट। तो आप भी ऐसे समझते हैं? मैं बिल्कुल ऐसा ही समझता हूँ। देखिए, हर बजट पे क्रिटिसिज्म बड़े आराम से हो सकता है। हम एक ख्याली दुनिया में भी रहते हैं, हमारे कुछ अपने प्लान भी होते हैं। अगर आप थोड़ी सी इकोनॉमी की समझ बूझ रखते हैं, हम बड़ी मेन में कर सकते हैं कि यूँ हो जाता, यूँ हो जाता। लेकिन आपकी बात जैसे फारूकी साहब ने और चौधरी साहब ने फरमाया कि जो गिवन सर्कमस्टांसेस में इससे बेहतर बजट नहीं था बन सकता। और उसमें अब कहें तो 1000 लोग उसमें खामियां परफेक्ट में भी निकाल देते हैं। हमें इस वक्त खामियों से गरज नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पे, चूँकि मेरे दोनों सीनियर्स और दोस्त जो हैं वो फरमा चुके हैं काफ़ी कुछ। मैं सिर्फ एक जिस पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, सिंध और पंजाब की अगर बात करें तो बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है। और फेडरल लेवल पे भी ये हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है, बजट को इन्हेंस किया गया है। और पहले इस तरह इस वॉल्यूम का हमें इंक्रीज़ नहीं देखने को मिला। लेकिन जो बहुत शोर मच रहा है वो है सैलरीड क्लास के हवाले से। तो मैंने जब उसकी वो स्लैब्स नहीं आई उनको गो थ्रू किया तो मुझे बड़ी मुज़िक्का हेज़ बात इसलिए लगी कि मुझे लगता है कि वो सैलरीड क्लास जिस चीज़ पे शोर मचा रही है वो ऑलरेडी मैं और आप उससे कई गुना ज़्यादा टैक्स दे देते हैं, अगरचे हमारी इनकम शायद उतनी ना हो। मसलन 50,000 तक बंदे पे कोई टैक्स नहीं है, आपको पता है। लेकिन अब जिसकी 75,000 माहाना सैलरी है वो साल का टोटल 15,000 रुपये टैक्स देगा, जिसका मतलब है 1250 रुपया महीना। अच्छा, ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। जिसकी सैलरी 3.5 लाख रुपया माहाना है वो साल का 60,000 रुपया देगा। तो मतलब कोई चुभने वाली बात नहीं है। अब चुभन कहाँ पे फील हो रही है? अगली जिसकी 10 लाख सैलरी है वो साल का जो है मज़ा 1,20,00,000 रुपया वो कमा रहा है, तो साल का वो 34,65,000 रुपये टैक्स देगा। तो वो जो बात नज़र आती थी ना कि हमने अशराफिया को करना है टैक्स, अगर ये सैलरीड क्लास की बात हो रही है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव्स की बात हो रही है। वो एग्जीक्यूटिव जिन्हें ये सैलरी यकीनन उन लोगों की होती है और इससे भी ऊपर सुपर एग्जीक्यूटिव जिन्हें उनके ऑर्गेनाइजेशंस क्लब मेंबरशिप्स देती हैं, जैसे जिमखाना की मेंबरशिप और दूसरे क्लब्स की मेंबरशिप, और लाखों रुपया उन पे खर्च कर देती हैं, जिनके बारे में मशहूर है सिर्फ वो बाथरूम खुद जाते हैं, बाकी हर चीज़ कवर्ड होती है। तो अगर उस क्लास को मतलब ये लीस्ट है 1,20,00,000 रुपया, ये स्लैब उससे आगे चली जाती है। अगर 34-35 लाख रुपया देना पड़ जाए तो शोर वाली कोई बात नहीं। इसमें मुझे यही लगता है कि जो आमियाना तबका है जो 75,000 तक सैलरी ले रहा है, बल्कि जो 1 लाख तक भी ले रहा है, उसको कोई टैक्स इतना ख़ास नहीं ठोका गया। तो ये शोर जितना मर्जी मचाते जाएं, मैं तमाम नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो स्लैब है उसको काइंडली देख लें और उसके बाद जो शोर बच रहा है उस पर कान धरें
और देखें कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ये जो फलाही जी रियासतें सर, हैं जी जी, उसमें 44% तक के करीब जो है वो इनकम का आपको टैक्स देना पड़ता है। 44% जो सोशल सिक्योरिटी वाले 44% तक बरतानिया में और फिर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनमें जो भी है वहाँ ये देना पड़ता है। और हमारे यहाँ जो इन्होंने बुखारी साहब ने जो आदर्श शुमार दिए हैं उसी में चीखें निकल रही हैं। अच्छा, एक जो बजट में एक चीज़ है ना जो इन्होंने वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा है उस पर मुझे थोड़ा सा एतराज़ है। उन्होंने कहा जनाब हज और उम्रा के लिए नॉन फाइलर जो है वो जा सकेंगे, बाकी ये थाईलैंड इधर उधर जो याशी करने जाते हैं वो नॉन फाइलर जो है वो नहीं जा सकते। बिजनेस के लिए भी जा सकते ठीक है ना, बिजनेस जो भी बिजनेस के लिए जहाँ भी वो वहाँ नहीं जा सकते। तो ये जो उम्रा और हज के लिए ये मेरे ख्याल ये नहीं रखनी चाहिए थी, इम्तियाज नहीं रखना चाहिए था। ये एक मजहबी मामला है, चलो ये तो ठीक है, ये इस हवाले से ठीक है, लेकिन ये इम्तियाज नहीं रख, अगर नॉन फाइलर कहीं भी नहीं जा सकना, यानी ये होना चाहिए कहीं भी नहीं जा सकता। को नॉन फाइलर के लिए काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, मगर इस वक्त अभी जो हमें ना प्लीज एक मिनट, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, तो फिलहाल ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो जैसे आप ही से शुरू करेंगे। टेक अ ब्रेक। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. नजर नहीं आ रहा क्या? अंधों की तरह चला रहे हैं। नजर नहीं आ रहा अंधों की तरह चला रहे हो। क्या कहा आपने? लेकिन आपने टूपी काटा पापा। सॉरी, अब नहीं कहूँगा। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। उनके सामने एहतियात बरतें। बच्चे जिंदगी में कामयाब होंगे जब आप करेंगे उनकी परवरिश हर कदम। परवरिश हर कदम। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले सही चौधरी साहब बात कर रहे थे। चौधरी साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं दूसरी साइड पे आऊँ। वो फाइलर और नॉन फाइलर वाली मैं बात कर रहा था कि कोई खिड़की खुली नहीं रखनी चाहिए जहाँ से बंदा जो है वो भाग सके, यानी चोर दरवाजे सारे बंद होने चाहिए। ये मैं बात कर रहा था। बाकी पॉलिसी जो इन्होंने बनाई है मेरे ख्याल से ये जो हमारे हालात हैं इनके मुताबिक ठीक है। नॉन फाइलर के बाहर जाने वाली जो बात कर रहा हूँ मैं, और जो ये बताने की ज़रूरत है कि जो फाइलर होता है कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने हर सूरत में टैक्स देना है। जी जी जी। ये बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है। ये जो हाल रोड के ताजर हैं उनसे बात करें ना तो वो वैसे तो रसीदे रसूदे देने के मामले में थोड़ी सी इधर उधर हो जाते हैं, वो कर जाते हैं, लेकिन उनका ये खौफ ये है कि जनाब लाजमी तौर पर टैक्स हमें देना पड़ेगा। जो ताजरों को बनता है जिनका उन्होंने टैक्स बनता है वो दें, जिनका नहीं बनता वो ना दें। जिसकी आमदनी 37,000 या 35,000 रुपया महीने की है उसने क्या टैक्स देना है? नहीं गौर, ये देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि ये जो टैक्स ना देने वाली बात है ना, ये फिर हम यहाँ लीनियंट हो जाते हैं। कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो मार्केट में बैठा हो और वो उसको बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए तो वो टैक्स ना दे। बाकी सारे सबकी इनकम तो काबिल टैक्स होती है। जितने लोग बैठे हैं उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनके बिजनेस का हजम अगर देखें, आप उनके बिजली के बिल चेक कर लेना कितने आ रहे हैं, और कई पैमाने हैं उनके। अभी देखिए ना जो गवर्नमेंट करने जा रही है वो ये है, आपको पता है कि इंडिया में कई अशिया जब लोग महंगी चीजें या पुरतयश जिंदगी जिसको कहते हैं उसमें जब जाते हैं तो वो टैक्स हुकाम की नजर में आ जाते हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो एक तबका ये कहता है जनाब मैं तो नुकसान में हूं, बिल्कुल नुकसान में, हाल रोड हो माल रोड हो कोई भी हो, वो कहता है मैं नुकसान में हूं। लेकिन जब आप उसकी ट्रैवलिंग देखेंगे तो 6-6 लोगों की ट्रैवलिंग होती है महीने 2 महीने के बाद। दूसरी बात ये होती है कि पाकिस्तान में जितनी लग्जरी आइटम है वही चीजें वो खरीद रहे होते हैं। बिल्कुल तो पता तो चल जाता है। ये अलग बात है कि जनाब ये जो सही चौधरी बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि वो सबने टैक्स नहीं देना होता। बेशुमार लोग वो हैं जो आम तौर पे सैलरीड पर्सन है, वो ये बताते हैं कि जनाब ये हमारी इनकम थी, इसमें हमने अच्छा उस सैलरीड पर्सन को आप देखें कि वो मुराद याफ्ता क्या जिंदगी गुजार रहा है, पुरतयश जिंदगी गुजार रहा है, उसके पास गाड़ियां हैं, उसके बच्चों की स्कूलिंग कहाँ पे है। अगर वो स्कूलिंग भी उसकी नॉर्मल स्कूलों में है, गवर्नमेंट के स्कूलों में है, फिर उसके ऊपर टैक्स नहीं बनता। लेकिन वो जो लोग हैं बेसिकली मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि वो तबका जो माल भी कमा रहा है और कंट्रीब्यूट करने के लिए भी तैयार है। न सिर्फ ये कि कंट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं, बल्कि जब उनसे कहा जाए कि आपने ये कंट्रीब्यूट करना है और ये आप पर फर्ज है और ये कानून ये कहता है, तो वो फिर आगे से मुख्तलिफ तरीकों के साथ और मुख्तलिफ तरीकों से उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये तो एक सिलसिला है और पाकिस्तान की हर हुकूमत कोशिश करती है कि मैक्सिमम टैक्स जो है, लेकिन ये बेहतरी की तरफ बहरहाल चल पड़ा है। अच्छा, ये फरूकी साहब फरमाइएगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब, वो मौलाना फजल रहमान से जाके मिले हैं
और ये बात कल का चूंकि है सारा सिलसिला जब वो मिले थे, वो जो मौलाना फजल रहमान साहब का पीटीआई की तरफ एक उनकी तरफ से वफूद आ जा रहे थे और बड़ी गुफ्तगू थी, वो अब सिलसिला रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा? नहीं हो सकता ना रुके, लेकिन ये है कि देखिए जो सियासी जमातें होती हैं, सियासतदान जो होते हैं और पार्लियामेंट जो होती है, इसमें जो लोग बैठते हैं वो तो अपनी जिस विंडो की हम बात कर रहे हैं उससे हटके ये जो विंडो है ये तो हमेशा ओपन रखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि शहबाज शरीफ साहब खुद गए हैं और उन्होंने, क्योंकि ये पुराने इत्तेहादी हैं और इनका अब तक कोई राब्ता ख़त्म तो नहीं हुआ, राब्ता तो है। जो मौलाना फजल रहमान हैं उनकी अपनी सियासत है, उनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की उन्होंने उसका इजहार भी किया, बाज़ औक़ात उन्होंने सख्त लफ्ज़ों में किया, बाज़ औक़ात नरम लफ्ज़ों में किया। लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि फजल रहमान उनकी पार्टी, ये दो मतलब हैसियतों में, दोनों हैसियतों में आप इनको देखेंगे ना तो ये हमेशा डायलॉग के आदी रहे हैं। मजहबी जमातों में, मजहबी सियासी जमातों में मौलाना फजल रहमान को फ्रेंडली जमात समझा जाता है डेमोक्रेटिक पार्टियों के नज़दीक, तो इनका कम्बिनेशन बड़ा हमेशा बनता रहा है। अब भी जो इनका कम्बिनेशन है वो यही है। फजल रहमान साहब ने जिन चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया वो उनमें से कुछ ऐसी होंगी जो बिल्कुल उनके नज़दीक जेन्युइन भी होंगी, पर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा किया है। पीटीआई की बेसिकली जो सियासत, जो हमें अब उसको पीटीआई कहें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें, कुछ कहें, उनकी जो सियासत है बेसिकली रियासती इदारों के साथ और हुकूमत के साथ लड़ाई की सियासत है। फजल रहमान साहब की लड़ाई की सियासत नहीं है, उनकी एहतजाज की या उनके अल्फाज सख्त हो सकते हैं, उनकी ऐसी सियासत नहीं रही। वो हमेशा पाकिस्तान के मारूजी हालात को समझ के आगे चले और आइन के अंदर रह के आप ये देखें ना, अल्ट्रा आइन जो है कुछ ही इकदाम की हिमायत नहीं माना। इसीलिए फजल रहमान साहब का पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों के साथ हमेशा, मैंने बताया ना कि इन पार्टियों ने अपने अलायंसेस जो बनाए उनकी क़यादत भी फजल रहमान साहब को दी कि यार ये बेहतर निगोशिएट करते हैं। सो अब भी जो उन्होंने किया है ये बहुत अच्छा फैसला किया और शहबाज शरीफ साहब को ये हो सकता है थोड़ा पहले जाना चाहिए था। अब भी वो गए हैं तो, और उन्होंने जो कहा है कि जनाब ये हमने एक कमेटी बना दी है, इसको उनको जारी रखना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब की मेरे ख्याल मुलाकात जी आज उनकी भी मुलाकात हुई, उनकी भी मुलाकात हुई है। और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात का एक दूसरा मतलब ये समझ लें कि सदर आसिफ जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई है उनसे इनडायरेक्टली। अच्छा, लेकिन ये है कि सदर आसिफ जरदारी साहब के वैसे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और वो एक दूसरे को अपना बाकायदा दोस्त कहते हैं। तो अब पता नहीं वो अभी तक ये जो है हमारे वजीर दाखिला, इनके जरिए ही कोई पैगाम रसानी हुई है या बराह रास्त भी मुलाकात का कोई सीन चल रहा है? नहीं, मुलाकात देखिए, एक तो सदर मुमलिकत का जो ओहदा होता है ना वो आईनी हो जाता है। वो सियासी मुलाकातों से आम तौर पे गुरेज करना चाहिए प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, और पाकिस्तान का आइन भी ये तकाजा करता है कि आप, लेकिन जरदारी साहब की जो शख्सियत है, उनकी जो हैसियत है, वो हम सब जानते हैं कि वो नॉन पॉलिटिकल ओहदे पे होने के बावजूद आप सियासत को उनसे अलग कर नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना। तो उनको कुछ चीज़ों में, और ये बड़ी अच्छी बात है, उनको कुछ चीज़ों में स्टेक होल्डर रहना चाहिए। वो जब तक इन मामलात को देखेंगे, पाकिस्तान की सियासत में जरदारी साहब बहुत मंझे हुए सियासतदान हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी प्रोग्राम में बैठे थे तो कुछ लोगों ने कहा जी नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि वो, उन्होंने जो जगह रखी हुई थी अपने लिए वहीं पे रहते, वो पार्टी की सदारत पे। हम फिर उनसे यही बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब अगर पार्टी के सदर बने हैं तो वो स्टेक होल्डर बने। पाकिस्तान की सियासत को इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है वो स्टेक होल्डर्स की है। देखिए ना, एक पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर नहीं बन रही तो उसका मुल्क को नुकसान कितना हो रहा है कि आपकी पॉलिसियां तो मुल्क की तो चलेंगी, रियासती पॉलिसियां तो चलती हैं, हुकूमत के अफेयर्स रोजमर्रा के हैं वो चलते हैं, लेकिन अगर एक पार्टी अपनी जिम्मेदारी का सबूत नहीं देती, स्टेक होल्डर नहीं बनती, उसकी लीडरशिप अहम तरीन ओहदे पे रहने के बावजूद माजी में वो नहीं इसमें जाते, तो इसका मतलब है इसका मुल्क को और सियासत को और सियासी जमातों को और सियासी प्रोसेस को, इसको नुकसान है। सो इसमें मेरे अपने ख्याल के मुताबिक ये जो राब्ते हुए हैं, इसमें एक तो उस सियासत से मौलाना थोड़े से डिस्टेंस पे ज़रूर चले जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, मुझे यकीन है कि वो जाएंगे, क्योंकि बिल आखिर उनका जो तरीक़ा सियासत है वो डेमोक्रेटिक है, वो पार्लिमानी है, पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी भी है। कुछ चीज़ों पे जो एतराज़ है, जो तहफ़्फ़ुज़ात है, वो उनके दूर हो सकते हैं। बाकी जो पीपल्स पार्टी के साथ भी उनका जो विंडो ओपन हुई है और पहले भी रही है, वो भी ठीक है। ये जो इंतहा पसंदाना सियासत हम देख रहे हैं ना, एक ख़ास एलिमेंट की तरफ से
कुछ अनासर की तरफ से, वो सियासत में मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो एडजस्ट होते ही नहीं है। सैयद साहब ये फरमाइएगा कि महमूद अचकज़ई साहब जो हैं उनको नामजद किया गया, जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसकी जानिब से कि आप जाकर बात करें हुकूमती पार्टीज़ के साथ, और हुकूमत की जानिब से ये इस तरह की बात आई कि जनाब अगर वो मिलना चाहें तो कोई इशू नहीं है, हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। लेकिन अचकज़ई साहब की अभी तक कोई उस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी दिखाई नहीं दी, उसकी क्या वजह है? अच्छा, ये देखें, ये जो आपने बात की है ना, ये राना सनाउल्लाह ने कहा था, बल्कि उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ के और भी बात की थी कि अगर ये हमें कहें हम खुद राब्ता करने के लिए तैयार है, ये ना भी हमारे साथ राब्ता करें, ख्वाहिश का इजहार कर दें, हम खुद राब्ता कर लेंगे। इस हद तक लचक जो है हुकूमत की तरफ से दिखाई जा रही है ताकि एक माहौल जो है मुल्क का वो थोड़ा बेहतरी की तरफ जाए। तो ये जो महमूद अचकज़ई साहब वाली बात कर रहे हैं ना, ये एक उनके जो गौहर खान साहब हैं उन्होंने आके ये बयान दिया था कि जनाब ये कहा गया है जेल के अंदर से कि जनाब वो होंगे और महमूद अचकज़ई साहब को भी हमें एतमाद में लेंगे, हम खुद भी कर सकते हैं राब्ते और महमूद अचकज़ई साहब के ज़रिए भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने कहा जनाब महमूद अचकज़ई साहब। अब देखने वाली बात यह है कि महमूद अचकज़ई साहब को इन्होंने, जिन्होंने ये कहा है कि सबसे मुज़ाकरात करेंगे, पहले कहते नहीं करने हमने तीन जमातों से, खास तौर पे MKM पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ, तो क्या उन्होंने कोई राब्ता करके महमूद अचकज़ई साहब को ये कहा है कि जनाब आप आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं, हमारे भी हाथ पे डायलॉग करें? किस हद तक उनको उन्होंने मैंडेट दिया है? मेरी इतलाह के मुताबिक अभी तक महमूद अचकज़ई साहब को इन्होंने कहा ही नहीं, उनको ये इख्तियार दिया ही नहीं कि आप इस हद तक जो है मुज़ाकरात करेंगे या इन शराइत पे बात करेंगे, वो कोई कहीं नहीं हो रहा। और दूसरा जो मौलाना साहब वाली बात है, ये भी उसी से जी मुंसलिक है, जुड़ी हुई बात है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये मेरा ख्याल है कि इस साल ये दूसरी मुलाकात है नवाज शरीफ की और मौलाना फजल रहमान साहब, सॉरी शहबाज शरीफ, और उन्होंने पहले भी पहले मौलाना साहब की तरफ मियां नवाज शरीफ साहब भी गए थे। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि रहनुमाई फरमाएं हमारी, और ये उन्होंने फिर वही गिले शिकवे के इलेक्शन का मैंडेट जो भी था, मैंडेट जिन्होंने, जिनके ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं उनके साथ तहरीक कैसे चला सकते हैं, वो तो कह रहे हैं KP में मेरा मैंडेट चोरी हुआ है। और दूसरा जो ये पता ये चला है, जो कल वाली मुलाकात है, वो जो ज़राए से खबरें बाहर रही हैं, तो मौलाना साहब ये समझ रहे हैं कि शायद ये जो लोग हैं ये गैर संजीदा हैं, गैर संजीदा सियासी लोग, इस तरह की बात PTI के हवाले से। हाँ, इस हवाले से उन्होंने ये बात की है कि जनाब इन पे कैसे इनसार किया जा सकता है, और कैसे इनका तो पता कोई नहीं होता कि आज कुछ बात करे और कल दूसरी बात करे। और इसी बात में मुझे वजह नज़र आ रहा है कि जो जेल में इनके साबिक जो बानी चेयरमैन हैं इनके, वो जो बातें कर रहे हैं, वो मुझे लग रहा है वो भी जैसे पंजाबी में डंग टपाऊ, इस टाइप कोई उनकी पॉलिसी जो है मुझे नज़र आ रही है। और वो एक दफ़ा किसी ने उनको यार हामद नासिर चट्टा और दीगर बहुत सारे लोग जो सीनियर सियासतदान हैं ना, उन्होंने पैगामात भिजवाए अंदर कि जनाब ये जो रवैया आपने इख्तियार किया हो ना, बड़ा सख्त किस्म का, कि इन तीन से बात नहीं करूँगा, उससे जनाब आप अपने लिए मिसाइल खुद पैदा कर रहे हैं, तो बेहतरी की तरफ आएँ। और फिर जब बंदे को कुछ समझाते हैं ना, कुछ देर के लिए वो ट्रांस में आ जाता है समझाने वाले कि हाँ यार बात तो ठीक है, यार ये ठीक है, कर ले जाके, और थोड़ी देर बाद वो ट्रांस से निकल जाता है। ये मतलब वो दोबारा उस अपनी जून में वापस चले गए हैं, मुझे ये लग रहा है। अच्छा, वरना अगर जिस शद्दोमत के साथ बाहर आकर उन्होंने ऐलान किया था, उसके बाद तो आपने बहुत तेज हो जाए, दूसरे दिन तीसरे दिन ही हो जाने। इसी बात पे मुझे हैरानी है कि अभी तक वो मामला आगे क्यों नहीं बढ़ा। लेकिन अपना मुबश्शिर बुखारी साहब ये बताइएगा कि ये जो इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनके दरमियान भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की खबरें आई और फिर उसके बाद मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, ये बात कहाँ तक जाएगी? हाँ जी भट्ट साहब, देखिए आप तो इस मामले में मुझसे ज़्यादा बाखबर है। मिसअंडरस्टैंडिंग की खबरें आई और मैं अगर उस पर करूँ तो पीपल्स पार्टी का शिकवा PMLN से नहीं था, जो मेरी इत्तलात हैं। वो डिमांड कर रहे थे कि जो फंड्स रिलीज़ नहीं किए थे केयरटेकर गवर्नमेंट ने, उस पर हम डिस्कस करें और उनका मामला तय करें, जो कि उस पर प्राइम मिनिस्टर से जब पहली मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा, उसमें शहरी रहमान भी शामिल थी और नवीद कमर उसमें भी शामिल थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दिलाया था कि जी बिल्कुल करेंगे। फिर बजट जब करीब आया तो वही डिमांड उनकी बरकरार रही, लेकिन अब ये तय होना बाकी है कि वो डिमांड्स को मीट किया गया है कि नहीं। लेकिन जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, फिर मुलाकात हुई,
यूसुफ रजा गिलानी साहब की सरबराही में जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसके मुताबिक ये कि मामला जो हैं वो सेटल होने के करीब करीब हैं और वो जो उनके गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और कुछ और मामला थे स्टैंडिंग कमेटीज़ की चेयरमैनशिप के हवाले से, वो भी जो है उस पर भी PMLN ने दोबारा यकीन दहानी कराई कि ओके फाइन, यानी फाइनली जो ये दोनों एक ही उस पे रहेंगे और कोई ऐसी संजीदा बात नहीं जिसके ऊपर मुखालिफिन बड़े खुश हैं। नहीं, कतन ऐसी कोई बात नहीं है। और हमेशा आपको याद, मतलब 2008 से ऑनवर्ड अगर आप चलें तो ये एक फिजा जो है वो कायम होती रही और ओवरकम ये करते रहे। दरमियान में मसलन 2013 में जो इनके दरमियान मिसाली, अगरचे पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठी हुई थी, लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया जब PTI पार्लियामेंट के बाहर थी, तो ये वाले जो गैप्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, ये ब्रिज हो जाते हैं। मौलाना साहब की बात जो की है, मैं उस हवाले से ये समझता हूँ कि मौलाना साहब जो है ना, वो आपको पता है बड़े तजर्बाकार पॉलिटिशियन है, वो अपना स्टेक देखते हैं। मौलाना फजल रहमान का स्टेक है इस वक्त KP, और KP में जो बीटिंग पार्टी थी जिन्होंने मौलाना साहब को डेंट डाला है वो है PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। तो मौलाना साहब ने अपना वो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो वापस लेना है। उसके लिए उनका PTI के साथ भी रवाबित ज़रूरी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पुराने दोस्तों से वो कतई ताल्लुक़ कर नहीं सकते। अभी हमारे वज़ीर दाखिला की मुलाकात को मैं इसलिए इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, फारूकी साहब ने बिल्कुल कहा कि हो सकता है कि वो जरदारी साहब का पैगाम लेके गए हों, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस बात का गवाह हूँ 2 दफ़े जब वज़ीर दाखिला अपने मॉडल टाउन वाले घर में अफ्तारी किया करते थे, तो मौलाना फजल रहमान ही, मैं 2002-03 की बात आपसे कर रहा हूँ, मौलाना फजल रहमान हर अफ्तारी को अटेंड करने, स्पेशली वो जहाँ भी होते थे उस पर आया करते थे, यानी इतने करीबी ताल्लुकात हैं। तो मुझे लगता है कि मौलाना साहब को वो राम करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना साहब आपको पता है कि अपनी टर्म एंड कंडीशन मनवाने में बड़े माहिर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फिर मैं दोबारा कहूँगा उनका फोकस है KP, जहाँ पे उनका वोट बैंक को डेंट पड़ा है, जिसकी वजह जो है वो PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या आज़ाद वट वो हैं। तो मौलाना साहब अपनी जो गेम है वो कैलकुलेट करके खेलेंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब को नॉमिनेट करना मैं एक पॉजिटिव जेस्चर समझता हूँ, क्योंकि अब वो मैंडेट दे ना दे, महमूद खान अचकज़ई का एक कद काट है, स्ट्रेचर है, और वो जब महसूस करेंगे कि उनके साथ भी गेम की जा रही है, ही इज़ अ ग्रेसफुल पर्सन, वो या क्विट करेंगे या फिर कहेंगे कि अब मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करूंगा, आप मामलात मुझ पे छोड़ें, और मेरा ख्याल है शायद वो इसमें कामयाब हो जाए। साहब भी थोड़े से ना, सॉरी सर, थोड़े से मजबूत सी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो जो उनकी सोच है वो समझे इसी सोच के लिए साहब हैं जो जेल में हैं, लेकिन अब उन्हें समझ आ रही है, बल्कि सारी कौम को समझ आ रही है कि उनकी सोच सिर्फ अपनी ज़ात है और कुछ नहीं है उनकी सोच। और दूसरी जो मौलाना साहब हैं, इनको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये इतने ज़ीरक और बुझे हुए सियासतदान हैं, ये उनके पास जो PTI वाले, इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। अब आज भी आपको पता है कि लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की काल थी, लाहौर में कुछ देखा आपने? देखिए ये अब इसके लिए स्ट्रीट पावर मौलाना के पास, मौलाना साहब के पास स्ट्रीट पावर है, इसलिए कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो मौलाना कभी भी ये कंधा अपना नहीं देंगे इस काम के लिए। ये जो देखिए, जो मेरा अपना इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो अचकज़ई साहब को मुज़ाकरात के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया अपनी तरफ से, ये बेसिकली PTI और जो भी इत्तेहाद वो है, ये मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। आप ये देखिए कि आज तक पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी मामलात में जब भी कभी इख्तलाफात आए, तो उसमें अचकज़ई साहब मुज़ाकरात के लिए उस तरह बतौर किसी डेलीगेशन के हेड के कभी भी नहीं आए। उनका अपना एक मिजाज है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो रवैया क्या रखते हैं, विफाक में सियासत वो बिल्कुल बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके सियासत में थोड़ी सी तलखी या उनकी ज़ुबान में थोड़ी तलखी आ जाती है। ये कोशिश की गई है कि टकराव की सियासत के लिए आप मुज़ाकरात का नाम लें, लेकिन टकराव की सियासत जारी रखें। ये बुखारी साहब वाली बात बिल्कुल ठीक है कि उन पर अदम एतमाद भी एक तरह का है कि उनको कोई कहा ही नहीं गया, जैसे चौधरी भी कह रहे थे कि वो एक बंदे को आप कहते ही नहीं, आप नाम लेते जा रहे हैं। जैसे आज भी अगर आप चेयरमैन PTI की गुफ्तगू सुनेंगे तो आज भी उन्होंने कहा कि जी बात तो हमने कहीं और करनी है, बड़े साहब से बात करनी है,
तो मतलब ये है कि उनका, आप देखिए ना कि आप एक सियासी जमात को और इतने मंजे हुए सियासतदान को आप कहते हैं जनाब आप हमारी तरफ से बात भी करें, लेकिन आप उनको इख्तियार भी नहीं देते और आपने लाइन दूसरी इख्तियार की हुई है। जहां तक ये है ना जी पीपल्स पार्टी वाला, ये देखिए ये शराकत इक़्तिदार का एक फार्मूला तय हुआ था और हमने यहीं अपने प्रोग्राम में बैठे एक दफा हमने कहा कि जनाब क्या ये पीपल्स पार्टी इसमें आएगी, तो फिर ये तय हुआ कि हाँ बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने इसका हिस्सा बनना है। पीपल्स पार्टी ने ये सारा इनिशिएटिव पीपल्स पार्टी का था और मुस्लिम लीग नून का था। इन्होंने मिलकर ये तय किया था कि मुल्क के सिस्टम को चलाने के लिए हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। ये बेसिकली हुकूमत जो है ना जी इस वक्त मौजूदा हुकूमत, ये समझे जिम्मेदारियां उठाने का नाम है कि आप महज कोई शौक नहीं रख रहे कि आपने आके तो जी प्राइम मिनिस्टर बनना है और आपने अपना नाम बड़ा इसमें पैदा करना है, स्टेक होल्डर बनना है और जिम्मेदारियां उठानी है। तो ये जो शराकत इक़्तिदार का फार्मूला जो उनका तय पाया था, ये पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान छोटे छोटे इश्यूज होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। और बाकी ये तो देखिए सियासत की भी खूबसूरती यही है कि सियासी जमातें क्या कर रही हैं, मतलब पीपल्स पार्टी क्या कह रही है अगर उनका इनसे को मुतालबा है, या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से क्या गिला शिकवा कर सकती है। अगर सियासी जमातों ने गिले शिकवे नहीं करने तो फिर और किसने करने हैं। लेकिन ये मामला गिले शिकवे तो अपनों के साथ ही किए जाते हैं, बाकी कुछ लोग जो हैं वो फितना फसाद पैदा करना चाहते हैं और इस तरह की नहीं आता मामला, उसकी तरफ मौलाना साहब नहीं आएंगे, ये खालिद फरूकी साहब का कहना है, और उसकी तरफ आना भी नहीं चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म के फितना फसाद का अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी हालात में बेहतरी आएगी तो माशी हालात में भी बेहतरी आएगी और इसी में पाकिस्तान का मुफाद है। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।